कहानी की शुरुआत होती है करीब भविष्य में, जहां एक एक्स मरीन जॉन को लेवल 6 की हाई सिक्योरिटी जेल ले जाया जाता है। यहां जब नए कैदी आते हैं तो उनका स्वागत जेल के वार्डन का होलोग्राम करता है। वो साफ कह देता है कि अब समाज को उनकी कोई जरूरत नहीं, इसलिए उन्हें हमेशा के लिए यहीं सड़ना होगा। इसके बाद जॉन को सीधे वार्डन के सामने लाया जाता है। वार्डन उसकी फाइल पढ़ता है और जानता है कि जॉन ने अपने कमांडिंग ऑफिसर की हत्या की थी। वो पहले ही 2 लेवल 5 जेल से भाग चुका है और उसकी डीएनए रिपोर्ट में साफ है कि उसमें गुस्सा और हुकूमत के खिलाफ बगावत करने की आदत है। वार्डन चेतावनी देता है कि यहाँ न फोन मिलेगा, न खत, न मुलाकात, और अगर जरा भी गड़बड़ की तो दर्दनाक सजा मिलेगी। थोड़ी देर बाद जॉन को पीटकर सेल में फेंक दिया जाता है, जहां उसका साथी कैदी चोरी से लाया हुआ ब्रेड शेयर करता है। लेकिन ये हरकत वार्डन अपने कैमरों से देख लेता है। रात को जॉन देखता है कि एक आदमी चीखते हुए ले जाया जा रहा है। उसका सेलमेट बताता है कि उसे एब्सलम भेजा जा रहा है, वो खतरनाक टापू जहां नियम तोड़ने वाले कैदियों को फेंक दिया जाता है। सुबह होते ही जॉन उठता है तो पाता है कि उसका सेलमेट गायब है। तभी उसे कोर्ट रूम जैसी जगह पर लाया जाता है जहां सब कैदी खड़े हैं। वार्डन ऐलान करता है कि खाना छुपाना बड़ा अपराध है और इसके लिए 10 कोड़े की सजा मिलेगी। जॉन का वही सेलमेट मशीन से बंधा हुआ लाया जाता है। वार्डन पहला झटका खुद देता है और बाकी 9 झटके जॉन को देने का हुक्म करता है। जॉन इनकार करता है तो वार्डन धमकी देता है कि अगर उसने नहीं किया तो उसका सेलमेट गोली से उड़ा दिया जाएगा। तभी जॉन अचानक टेसर छीनकर वार्डन को पकड़ लेता है, लेकिन चारों तरफ गार्ड्स घेर लेते हैं। जॉन मजबूर होकर वार्डन को छोड़ देता है और बुरी तरह पिट जाता है। कुछ घंटे बाद एक हेलीकॉप्टर जॉन को एब्सलम लेकर आता है। गार्ड्स बिना कुछ बोले उसे जमीन पर फेंक देते हैं और चॉपर उड़कर चला जाता है। तभी जॉन देखता है कि चारों तरफ चूहे रेंग रहे हैं, जिन्हें वो जल्दी से हटाता है। आसपास नजर डालने पर उसे एहसास होता है कि वो घने जंगल के बीचों बीच फंसा हुआ है, जहां दूर दूर से जानवरों की आवाजें आ रही हैं। जॉन भागना शुरू करता है, लेकिन अचानक पेड़ों के बीच कुछ लोग दौड़ते दिखाई देते हैं। ये हैं आउटसाइडर्स नाम की खतरनाक जनजाति। कुछ ही सेकंड में वो लोग जॉन को घेर लेते हैं और उसे पकड़कर नीचे गिरा देते हैं। इसके बाद जॉन को उनके ठिकाने पर ले जाया जाता है, जहां गांव वाले उसके कपड़े छीनने की कोशिश करते हैं। तभी वहां का नेता मैरेक अपनी बंदूक के साथ आकर सबको रोकता है। कुछ घंटे कैद में रखने के बाद जॉन को मैरेक के सामने पेश किया जाता है। हैरानी की बात यह है कि मैरेक उसका दोस्ताना स्वागत करता है और इस जगह को मजाक में वेकेशन कहता है। असल में ये पूरा गांव पहले एक रिजॉर्ट था, जो अब खंडहर बन चुका है, और यहाँ रहने वाले ये सब जंगली कैदी हैं जिन्हें कई सालों से जेल से भेजा गया है। यहाँ जिंदा रहने के लिए ताकतवर होना जरूरी है, इसलिए मैरेक जॉन को साबित करने का मौका देता है। जॉन को एक जाल जैसी प्लेटफॉर्म पर धकेल दिया जाता है, हाथ में ब्लेड दिया जाता है और सामने खड़ा कर दिया जाता है खतरनाक राल्फ। राल्फ अपने दम का प्रदर्शन करने के लिए मूर्ति तोड़कर ताकत दिखाता है, लेकिन जॉन प्रभावित नहीं होता। वो ब्लेड सीधे राल्फ की छाती में घोंप देता है, जिससे राल्फ का शरीर नीचे पानी में गिर पड़ता है। ये देखकर मैरेक खुश हो जाता है और जॉन को बधाई देने पास आता है, लेकिन जॉन चालाकी से उसका हथियार छीन लेता है और उसे भी पानी में धक्का दे देता है। भीड़ से निकलने के लिए जॉन बंदूक तानता है और धमकाने लगता है, लेकिन ट्रिगर दबाने पर पता चलता है कि बंदूक काम ही नहीं कर रही। फौरन जॉन भागकर वापस जंगल में चला जाता है और पीछे पीछे आउटसाइडर्स उसका पीछा करने लगते हैं। जॉन एक ऊंचे पेड़ पर छिपकर इंतजार करता है। जब भीड़ गुजर जाती है तो वो एक तना गाड़ता है, जिस पर दौड़ता हुआ एक आदमी गिरकर ढेर हो जाता है। जॉन अचानक पीछे से एक आउटसाइडर पर हमला करता है और उसकी गर्दन तोड़कर उसके हथियार भी ले लेता है, लेकिन भागते भागते वो गलती से एक ढलान से लुढ़क जाता है और उसका पैर चोटिल हो जाता है। वो जल्दी से कपड़े फाड़कर घाव बांधता है। तभी झाड़ियों से एक और आउटसाइडर निकलकर उस पर टूट पड़ता है। जॉन आसानी से उसे काबू में कर लेता है। लड़ाई की आवाज सुनकर बाकी आउटसाइडर्स भी जॉन के पीछे पड़ जाते हैं। भागते हुए जॉन गलती से एक जाल ट्रैप एक्टिव कर देता है। एक बड़ा लकड़ी का लट्ठा झूलते हुए नीचे गिरता है, लेकिन जॉन बच निकलता है और वही लट्ठा आउटसाइडर को मार गिराता है। जॉन फिर से भागना शुरू करता है। तभी स्कैब नाम का आउटसाइडर उसके पैर में तीर घोंप देता है। जॉन दर्द के बावजूद दौड़ता रहता है, लेकिन आखिरकार उसे एक खाई पर घेर लिया जाता है। वहां आउटसाइडर्स उस पर ब्लोगन से डार्ट मारते हैं, जिससे जॉन नीचे पानी में गिर जाता है। खुशकिस्मती से जॉन इस हादसे से बच जाता है। तभी उसे एक दूसरी टोली मिलती है, इनसाइडर्स। वो जॉन को अपने गांव ले आते हैं, जो आउटसाइडर्स की बर्बरता से बिल्कुल अलग एक शांत और व्यवस्थित जगह है। ये खबर तुरंत जेल में बैठे वार्डन तक पहुंच जाती है। उधर होश में आने के बाद जॉन गांव देखकर हैरान रह जाता है कि यहाँ कैदियों ने मिलकर एक सभ्य समाज जैसा माहौल बना लिया है। घूमते हुए जॉन एक रहस्यमयी इमारत में जाने की कोशिश करता है, लेकिन हॉकिंस और स्कल उसे रोकते हैं
और बताते हैं कि ये जगह मना है। थोड़ी देर बाद जॉन की मुलाकात गांव के नेता फादर से होती है। फादर बताते हैं कि जॉन पहला इंसान है जो आउटसाइडर्स से बचकर यहाँ तक पहुंचा है और वो चाहता है कि जॉन इनसाइडर्स का हिस्सा बने। लेकिन जॉन का सपना सिर्फ एक है, इस टापू से भाग निकलना। फिर उसकी दोस्ती होती है डायसार्ट से, जो टूटी हुई बंदूक ठीक करने की कोशिश कर रहा है। जॉन उसे कुछ सुझाव देता है और दोनों बंदूकों की जानकारी साझा करते हुए करीब आ जाते हैं। इसके बाद डायसार्ट और हॉकिंस जॉन को गांव की वॉच टावर पर ले जाते हैं और समझाते हैं कि भागना नामुमकिन है। इस टापू पर पहले से ही खतरनाक जंगली जानवर हैं। ऊपर से आउटसाइडर्स की संख्या 600 है, जबकि इनसाइडर्स केवल 98। अगर लड़ाई हुई तो उनका कोई चांस नहीं। और सबसे बड़ा खतरा है निगरानी कैमरे, क्योंकि अगर कुछ गड़बड़ हुई तो चंद सेकंड में हेलीकॉप्टर पहुंच सकता है। दूसरी तरफ जॉन गांव के इलाज करने वाले टॉम के पास जाता है। टॉम उसके जख्मी पैर पर लेप लगाता है और समझाता है कि यहाँ दवाइयां नहीं हैं, इसलिए उसे साफ सफाई का ध्यान रखना होगा, वरना इन्फेक्शन जानलेवा साबित हो सकता है। वापस लौटते वक्त जॉन नोटिस करता है कि एक लड़का उसका पीछा कर रहा है। ये है केसी, जो सिर्फ इसलिए आया है क्योंकि वो मिलना चाहता है उस पहले इंसान से जिसने मैरिक से बचकर जान बचाई। जॉन उसे दूर रहने को कहता है और चट्टान के किनारे जाकर एक डिब्बा पानी में फेंक देता है, लेकिन तेज लहरें उस डिब्बे को तुरंत तोड़ देती हैं, यानी तैरकर भागना नामुमकिन है। तभी केसी बताता है कि उस समंदर में शार्क भी भरी पड़ी हैं। रात को जॉन देखता है कि कुछ लोग सामान लेकर किनारे की तरफ जा रहे हैं। वो चोरी छुपे उनका पीछा करता है, लेकिन तभी हॉकिंस उसे रंगे हाथ पकड़ लेता है और घूंसा मारते हुए कहता है कि अगर यहाँ जीना है तो मिलजुल कर रहना होगा। जॉन भी पलटकर उसे मुक्का मारता है और वापस गांव लौट जाता है। अगली सुबह नाश्ते के दौरान जॉन केसी से पूछता है कि वो यहाँ क्यों आया। केसी बताता है कि उसने अपने माफिया बॉस की मदद से 2 बच्चों का अपहरण किया था, लेकिन उसका इरादा उन्हें चोट पहुंचाने का नहीं था। बच्चों की हत्या उसके बॉस ने की थी। इसी बीच ऊपर से एक हेलीकॉप्टर उड़ता दिखता है। केसी समझाता है कि महीने में सिर्फ 2 बार यहाँ सप्लाई ड्रॉप किया जाता है, लेकिन हर बार आउटसाइडर्स ही सब लूट लेते हैं। इनसाइडर्स के पास कभी कुछ नहीं पहुंचता। हेलीकॉप्टर हर बार अलग जगह उतरता है, इसीलिए प्लान बनाना भी नामुमकिन है। नाश्ते के बाद जॉन और केसी शराब बनाने वाले इनसाइडर किलियन से मिलने जाते हैं। जॉन उसकी शराब का एक घूंट पीता है और बुरी तरह खांसने लगता है। गुस्से में वो शराब को घटिया कह देता है, जिस पर किलियन भड़ककर उस पर मुक्का फेंकता है, लेकिन जॉन आसानी से बच जाता है। तभी अचानक घंटी बजती है और सारे इनसाइडर्स दौड़कर गेट पर पहुंचते हैं। दरअसल एक गार्ड ड्यूटी के दौरान दूसरी बार सो गया था। इसे गांव की सुरक्षा से खिलवाड़ माना जाता है। जॉन देखता है कि उस गार्ड को गांव से बाहर निकालकर जंगल की तरफ भगा दिया जाता है। दूसरी तरफ आउटसाइडर्स एक दूसरे से भुने हुए चूहों के टुकड़ों पर लड़ रहे होते हैं। उनका नेता मैरिक भीड़ को मुश्किल से शांत करता है। जब लोग हेलीकॉप्टर से आए सप्लाई के बारे में पूछते हैं तो मैरिक कहता है कि अगर सब ठीक से बर्ताव करेंगे तो कल सामान मिल जाएगा। तभी एक आदमी मैरिक के खिलाफ बोल उठता है। वो कहता है कि जॉन ने उसे हरा दिया है, इसलिए असली लीडर जॉन होना चाहिए। ये सुनकर गुस्से में पागल मैरिक उसकी गर्दन उड़ाकर बाकी सबको डरा देता है। इसके बाद वो स्कैब को आदेश देता है कि अब समय आ गया है इनसाइडर्स के गांव पर हमला करने का। इधर क्रिसमस का दिन आता है। इनसाइडर्स अपने गांव में छोटा सा जश्न मनाते हैं और एक पेड़ को सजाकर थोड़ी सी खुशियां बांटते हैं। फादर भावुक भाषण देता है और उन लोगों को याद करता है जो अब उनके बीच नहीं है। जॉन सबको याद दिलाता है कि जिन लोगों को उन्होंने गांव से निकाला है उनके लिए भी दुआ करनी चाहिए। वो अगली सुबह भागने का प्लान करता है, लेकिन फादर उसे समझाता है कि वो ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा। उधर आउटसाइडर्स पेड़ों के पीछे छिपकर इनसाइडर्स के गांव पर हमला करने की तैयारी कर रहे होते हैं। ये खबर इनसाइडर्स को उनके जासूस से मिलती है और गांव में तुरंत अलार्म बजा दिया जाता है। हर कोई जंग के लिए तैयार हो जाता है। केसी जॉन से साथ लड़ने की गुजारिश करता है, लेकिन जॉन उसे टाल देता है। मगर कुछ देर बाद सबको हैरान करते हुए जॉन खुद दीवार पर चढ़कर बाकी योद्धाओं के साथ लड़ाई में शामिल हो जाता है। इसी दौरान जेल में बैठे वार्डन को इस आने वाली लड़ाई की खबर मिलती है, लेकिन वो तय करता है कि दोनों गुटों को आपस में मरने दिया जाए। अब असली हमला शुरू होता है। आउटसाइडर्स गार्ड्स को चुपके से खींचकर पानी में डुबो देते हैं और फिर जलते हुए तीरों से हमला करते हैं। हॉकिंस तुरंत अपने लोगों को झुकने का आदेश देता है, लेकिन तीर गांव की झोपड़ियों में आग लगा देते हैं। कुछ लोग पानी लाने भागते हैं और कुछ छत से तीर हटाने की कोशिश करते हैं, मगर उन्हें भी मार गिराया जाता है। फिर आउटसाइडर्स बड़े पेड़ बांधकर गांव के गेट से टकरा देते हैं। गेट और टावर धड़ाम से गिर जाते हैं। अब आउटसाइडर्स गांव में घुस आते हैं और दोनों तरफ से खून खराबे वाली भीषण लड़ाई शुरू हो जाती है। जब जॉन दुश्मनों को बेरहमी से गिराते हुए अपनी जबरदस्त लड़ाई की कला दिखाता है, उसी दौरान एक आउटसाइडर के वार से केसी डरकर जम जाता है,
लेकिन जॉन समय रहते उसे बचा लेता है और तीर मारकर उस दुश्मन को खत्म कर देता है। उधर फादर भी अपने स्टाफ से लड़ाई कर रहे होते हैं और उन्हें बचाने के लिए स्कल अपने मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल करता है, लेकिन एक दुश्मन मौका पाकर फादर को छुरा घोंप देता है। हालात बिगड़ते देख हॉकिंस खंजर निकाल देता है और स्कल को आदेश देता है कि वो फादर को सुरक्षित टावर में ले जाए। दूसरी तरफ मारेक और उसका साथी स्कैब पानी के रास्ते से चुपके से गांव में घुस आते हैं और उसी टावर में छिप जाते हैं जहां स्कल फादर को लेकर जाता है। यह सब जॉन देख लेता है और तुरंत रस्सी काटकर वजन गिराता है, जिससे वो सेकंडों में टावर तक पहुंच जाता है। जैसे ही फादर और स्कल अंदर पहुंचते हैं, स्कैब स्कल को बेहोश कर देता है और फादर को उनके जख्म पर दबाव डालकर काबू में कर लेता है। मारेक अपने घमंडी अंदाज में भाषण झाड़ता है और फादर को मारने ही वाला होता है। तभी जॉन फंदे वाला दरवाजा खोल देता है, जिससे मारेक नीचे गिर जाता है। साथ ही स्कल जलते हुए तीर से स्कैब को खत्म कर देता है। अब जॉन और मारेक के बीच जोरदार लड़ाई छिड़ जाती है। दोनों की ताकत और हुनर एक दूसरे के बराबर दिखते हैं। तभी जलता हुआ स्कैब तड़पते हुए अंदर आता है, जिसे मारेक खिड़की से धक्का देकर पानी में गिरा देता है। अपनी जान के डर से मारेक तुरंत भाग जाता है और अपने लोगों को पीछे हटने का आदेश देता है। इस तरह आउटकाइडर्स गांव से भाग जाते हैं। इसके बाद इनसाइडर्स मारे गए सभी लोगों के शवों को जला देते हैं और फादर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। जॉन दूर खड़े जलती आग को देखता है और उसे अपनी जंग की दर्दनाक यादें सताने लगती हैं, जब उसने युद्ध के दौरान निर्दोष नागरिकों की हत्या की थी। तभी किलियन उसे शराब देता है और बताता है कि फादर को उनकी पत्नी की रहस्यमयी मौत के लिए सजा मिली थी, लेकिन सबूत कभी पूरे नहीं थे। इसीलिए वो असल में इस टापू पर अकेले बेगुनाह इंसान हैं। अगली सुबह जॉन देखता है कि कुछ इनसाइडर्स चुपके से सामान लेकर गांव से बाहर जा रहे हैं। वो उनका पीछा करता है और किनारे पर पहुंचकर चौंक जाता है, क्योंकि उन्होंने गुपचुप तरीके से एक नाव बना ली है। जॉन भागकर फादर के पास जाता है, जो यह सच मान लेते हैं और बताते हैं कि वे शुरू से ही भागने की योजना पर काम कर रहे थे। जब बनाई हुई नाव आखिरकार तैयार हो जाती है, इस नाव में ऐसा कूलिंग सिस्टम लगाया गया है जिससे वो रडार पर दिखाई न दे, लेकिन किस्मत उनका साथ नहीं देती। दूसरे सेंसर नाव पकड़ लेते हैं और तुरंत हेलीकॉप्टर आकर उस पर गोलियां बरसाने लगते हैं। नाव तो टूट जाती है और बचने की कोशिश कर रहे इनसाइडर्स मुश्किल से चट्टानों के पीछे छिपकर अपनी जान बचाते हैं। इस हादसे के बाद फादर सोचते हैं कि शायद वार्डन ने उनके बीच कोई जासूस बिठा रखा है। जॉन तय करता है कि अगली नाव पर वो जाएगा, लेकिन हॉकिंस और फादर उसे रोकते हैं। उनका कहना है कि यहाँ बहुत से लोग सालों से इंतजार कर रहे हैं, इसीलिए जॉन को अपनी बारी का इंतजार करना होगा। कुछ समय बाद जॉन डिसार्ट से मिलने जाता है, जो पहले से ही एक नई नाव बनाने में जुटा है। जॉन पूछता है कि क्या इस बार वो भी नाव पर जाएगा, लेकिन डिसार्ट मना कर देता है। वो बताता है कि 30 साल पहले उसने पैसों के लिए एक बहुत बड़ा बम बनाया था, बिना सोचे कि इसका इस्तेमाल किसके खिलाफ होगा। उस बम से 50 लोग मारे गए और यही उसकी सजा है कि वो इस टापू पर रह रहा है। इसी दौरान जॉन की नजर डिसार्ट के पास रखे एक पुराने शेवी इंजन पर पड़ती है, जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर पार्ट गायब है। तभी जॉन एक सौदा करता है। अगर वो मारेक के कैंप से यह पार्ट लाकर दे तो उसे और केसी को अगली नाव में जगह मिलेगी। फादर मान जाते हैं, बस शर्त रखते हैं कि मारेक दुनिया को इस टापू के बारे में बताए ताकि बाकी कैदियों को भी बचाया जा सके। जाते समय हॉकिंस जॉन को मारेक के कैंप तक पहुंचने का सबसे सुरक्षित रास्ता वाला नक्शा देता है और डिसार्ट उसे कुछ मोलोटोव बम भी थमा देता है। केसी भी उसके साथ जाना चाहता है, लेकिन जॉन उसे एक पेड़ से धक्का देकर रोक देता है और खतरों के बारे में बताकर समझा देता है। दूसरी तरफ मारेक अपनी टोली को बताता है कि उसने सारे गैंग लीडर्स को खत्म कर दिया है और उनकी कटी हुई खोपड़ियां सबके सामने फेंक देता है। उसका आदेश है, अब छोटे मोटे झगड़े नहीं होंगे। कुछ घंटों बाद जॉन आउटकाइडर्स के कैंप पहुंचता है, लेकिन यह देख हैरान रह जाता है कि केसी उसका पीछा करते करते वहां तक आ गया है। अचानक केसी एक जाल में फंस जाता है और पेड़ से उल्टा लटक जाता है। जॉन उसे बचाने ही वाला होता है कि इतने में आउटकाइडर्स वहां पहुंच जाते हैं और दोनों को पकड़कर अपने गांव ले जाते हैं। आउटकाइडर्स का भीड़ जॉन को देखकर हंसता है और मारेक उसे चिढ़ाते हुए केसी को कांच के टुकड़ों से बांधने का आदेश देता है। जॉन इस ध्यान भटकाने वाले मौके का फायदा उठाता है और चुपके से अंदर जाकर सीढ़ियों पर खड़े गार्ड को मार देता है। जॉन मिसिंग पार्ट ढूंढ लेता है और रस्सी का इस्तेमाल करके टावर तक चढ़ जाता है। रास्ते में वो 2 और गार्ड्स को निशाना बनाकर मार देता है, लेकिन जब वो खिड़की से बाहर देखता है तो पाता है कि केसी को यातना दी जा रही है। जॉन तुरंत एक मोलोटोव फेंककर बिल्डिंग में विस्फोट कर देता है। भीड़ भयंकर धमाके से हड़कंप मचाती है और जॉन के पास मौका आ जाता है कि वो केसी को मुक्त करे।
लेकिन मारेक समझ गया है और अब जॉन के रास्ते में खड़ा हो जाता है। दोनों को पूल में फेंक दिया जाता है और मारेक उन्हें धमकी देता है कि अगर वे एक दूसरे को नहीं मारेंगे तो दोनों की जान जाएगी। केसी दिखावा करता है कि वो जॉन पर हमला कर रहा है, लेकिन पास आकर उससे कहता है कि इसे खत्म करो क्योंकि इनसाइडर्स को जॉन की जरूरत है। जॉन अपने दोस्त को मारने से इनकार करता है तो केसी खुद को भाले पर कूदकर खत्म कर देता है। इसके बाद मारेक गिलोटिन लेकर जॉन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन इनसाइडर जासूस आकर उसे रोक देता है। जासूस जॉन से कहता है कि वो तुरंत वापस इनसाइडर्स के गांव जाए और फादर को बताए कि मारेक ने दूसरी बार हमला करने के लिए सारे गैंग इकट्ठा कर लिए हैं। अगले दिन जॉन गांव लौटता है और डिसार्ट को डिस्ट्रीब्यूटर देता है, जल्दी काम करने के लिए कहता है। फिर वो सबको आने वाले हमले के बारे में बताता है। इसी दौरान उसे पता चलता है कि फादर बीमार बिस्तर पर हैं। जॉन सोचता है कि उनके पास पर्याप्त हथियार या सुरक्षा नहीं है और इसलिए उन्हें गांव छोड़ देना चाहिए। हॉकिंस इस बात से नाराज हो जाता है क्योंकि यह उनका घर है, लेकिन फादर जॉन की बात से सहमत होते हैं और हॉकिंस को आदेश देते हैं कि गांव खाली करने की तैयारी करें। अगले दिन जब सभी लोग गांव छोड़ने की तैयारी कर रहे होते हैं, जॉन पाता है कि फादर अभी भी बिस्तर पर हैं। असल में फादर एक गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, जो सही इलाज न मिलने पर 1 महीने में उनकी जान ले सकती है। यह बात किसी को नहीं पता, हालांकि हॉकिंस को शक है। फादर जॉन से चाहते हैं कि वह उनकी जगह ले और गांव संभाले, लेकिन जॉन मना कर देता है। उसका लक्ष्य अब भी केवल इस टापू से भागना है। इसलिए फादर उसे अपनी दैनिक डायरी देते हैं, जिसमें इस जगह की सारी सच्चाई लिखी है, और कहते हैं कि जॉन को कोई ऐसा ढूंढना है जो कैदियों को बचा सके। इसके बाद जॉन डिसार्ट के पास जाता है, जिसने नाव तैयार कर ली है। जब वो नाव टेस्ट करते हैं, आग की चमक देखते ही जॉन को अपने युद्ध के दौरान लोगों को मारने की यादें फिर से सताने लगती हैं। वो नाराज होकर वहां से चला जाता है। रात को जॉन फादर से अपनी कहानी साझा करता है, कैसे उसके बॉस ने उसे युद्ध में सैकड़ों निर्दोष नागरिक मारने के लिए मजबूर किया और सरकार ने इस बात को छुपा दिया। सच बोलने की कोशिश करने के बावजूद किसी ने उसे नहीं सुना और बदले में उसने अपने बॉस की हत्या कर दी। सुबह जॉन देखता है कि इनसाइडर्स के जासूस का सिर लटका हुआ है। तभी आउटकाइडर्स छिपकर गांव पर हमला करने आते हैं, लेकिन पाते हैं कि गांव खाली है। वो सोचते हैं कि उन्होंने जीत हासिल कर ली है, लेकिन जॉन टावर पर फिक्स की गई बंदूक के साथ दिखाई देता है और गोलियां चला देता है। एक बड़ा विस्फोट होता है जिससे ज्यादातर दुश्मन मर जाते हैं। अब इनसाइडर्स भी बाहर आते हैं और उनकी संख्या बढ़ जाती है। डर के मारे आउटकाइडर्स भाग जाते हैं। फादर जब टावर से नतीजे देखने जाते हैं, मारेक वहां पहुंचकर स्कल को मार देता है और जॉन से लड़ाई शुरू करता है। दोनों के बीच तेज तर्रार मुक्केबाजी होती है और मारेक जॉन को टावर के किनारे लटका देता है। जैसे ही मारेक मारने ही वाला होता है, फादर उसे पीछे से पकड़ते हैं, लेकिन मारेक उन्हें चाकू मार देता है। जॉन फिर से चढ़कर मारेक को मुक्कों से मारता है और अंततः उसे टावर से गिराकर मौत के घाट उतार देता है। इसके बाद जॉन को किनारे पर आग दिखती है। वो और हॉकिंस दौड़कर डिसार्ट के पास जाते हैं, लेकिन पाते हैं कि वो मर चुका है और नाव जल रही है। डिसार्ट के हाथ में टॉम की नेकलेस है, जिससे तुरंत पता चलता है कि वो वार्डन का जासूस था। जॉन और हॉकिंस दौड़कर हीलर की झोपड़ी पहुंचते हैं और पाते हैं कि टॉम हमेशा से ट्रांसमीटर के साथ जासूसी कर रहा था। वार्डन ने उसे आजादी का वादा करके इसका फायदा उठाया। टॉम जानता है कि हेलीकॉप्टर आने वाला है, इसलिए जॉन उसे मजबूर करता है कि वह लैंडिंग का स्थान बदल दे। थोड़ी देर बाद टॉम खुले मैदान में जाल बन जाता है। जैसे ही हेलीकॉप्टर लैंड करता है, इनसाइडर्स छिपकर बाहर निकलते हैं और सभी सैनिकों को मारते हैं। जॉन हेलीकॉप्टर में जाकर वार्डन को पकड़ने की कोशिश करता है। वार्डन को डराने के बाद जॉन उसे बाहर फेंक देता है और टॉम के साथ छोड़ देता है। फिर जॉन खुद पायलट की सीट संभालता है और किलियन और कुछ अन्य कैदियों के साथ उड़ान भरता है। उधर जंगल में टॉम और वार्डन आउटकाइडर्स से घिर जाते हैं। अब सभी जीवित बचे लोग आजाद हैं और इसी सीन के साथ ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।